नमस्कार सभी मित्रों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। आज हम मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 53 हल करेंगे। 20 प्रश्न हैं, वो ही देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छे से पूरे प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि भाई आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें साथियों। प्रश्न नंबर 1, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है, ये तीनों बताई किसने है? कौन से सिद्धांत में ये अवस्था बताई गई है? ये नैतिक विकास का जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें इन्होंने इन अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था होती है उसमें विवेक का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या का या फिर आप कोई भी कार्य करते हो तो खुद के विवेक चिंतन का इस्तेमाल करके कार्य को करना या समस्या को हल करना। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल मतलब जब किशोर अवस्था में बालक होता है तब आती है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार हो जाता है। तनाव का शिकार हो जाता है, भग्नाशा का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है या दबाव का शिकार हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सही विकल्प का चयन करना है साथियों। प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुसार ही आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा तनाव का। तनाव का शिकार कैसे होगा? देखिए, तनाव को इंग्लिश में हम कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं इंग्लिश में तनाव को। कोई भी व्यक्ति जब समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करे, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार, तो वो कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा और वो तनाव का या टेंशन का शिकार हो जाता है। सबसे पहले तनाव का ही शिकार होता है व्यक्ति। इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलन, अवधान की मांग और कार्यकुशलता। तो ये 4 जो विकल्प है इनमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो लगता है कि ये संतुलित समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है। तो संतुलित समायोजन का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अच्छे से समायोजित जब हो जाए तो वही संतुलित समायोजन कहलाएगा। तो उससे अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा उसकी सांवेगिक रूप से वो संतुलित रहेगा, कार्य कुशलता रहेगी, लेकिन अवधान की मांग, अवधान मतलब ध्यान केंद्रण की मांग, तो मतलब ध्यान केंद्रण की मांग की जा रही है। अब अगर मांग की जा रही है तो मतलब ध्यान केंद्रण नहीं है, क्योंकि उसकी तो मांग की जा रही है। इसलिए ये संतुलित समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है अवधान की मांग। थर्ड विकल्प आपके सही है तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? साहचर्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति और उदात्तीकरण। पढ़ रखा होगा सभी ने। जो रक्षात्मक युक्तियां होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यहाँ पर देखिए, जो प्रतिगमन है पूर्व की अवस्था में लौटना, प्रतिपूर्ति, उदात्तीकरण, ये तीनों ही रक्षात्मक यांत्रिकता के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन साथियों जो साहचर्यता है, साहचर्यता का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित करना कोई समायोजन की युक्ति थोड़ी है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है फिर प्रश्न नंबर 4 में? प्रथम विकल्प सही है चौथे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन साथियों, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि रीमा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है, अंतः संबंध के सिद्धांत को दर्शाता है, निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत को दर्शाता है? तो इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही आंसर रहेगा आपका? 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
5 सेकंड का टाइम देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझकर आंसर दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। ये कैसे है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत? सीमा नाम की एक लड़की है जो हर पार्ट को जल्दी सीख रही है और रीमा सीखने में टाइम लेती है। तो मतलब जो सीमा है वो इंटेलिजेंट है, जो रीमा है वो थोड़ी सामान्य से कम बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। देखा होगा आप सभी ने, एक ही टीचर पढ़ा रहा है 100 बच्चों को, उन 100 बच्चों में कोई तो फर्स्ट डिवीज़न होता है, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई थर्ड डिवीज़न, कोई फेल हो जाता है, कोई मेरिट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें किसके कारण होती है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 5वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। विशेष विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में और एसोसिएशन के विद्यालयों में। प्रश्न को समझ लेना एक बार, फिर आंसर देना है कि जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनको समेकित मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की जो योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को निःशुल्क शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, लेकिन कौन से विद्यालयों में? विशेष में, नियमित में, मुक्त में या एसोसिएशन वालों में? तो मित्रों कई बार बता चुका हूँ, समावेशी शिक्षा का मतलब यूँ है कि सभी प्रकार के जो अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ाई करें, ठीक है, वो भी नियमित विद्यालयों में। ऐसा नहीं है कि भाई जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाए, इससे उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 6 में नियमित विद्यालयों में ही उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, वह बच्चा है मंदबुद्धि बच्चा है, वह धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बच्चा है और वो मूढ़ बालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। देखिए कोई भी बालक है 6ठी कक्षा तक उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, अच्छा था, मतलब अब 7वीं में आया तो उसकी उपलब्धि क्या होगी? कम हो गई, उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। तो वो मंदबुद्धि तो है नहीं, क्योंकि मंदबुद्धि होता तो 6ठी में भी मंदबुद्धि रहता। धीमी गति से सीखने वाला भी नहीं है, वो मूढ़ बालक भी नहीं है, बल्कि वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया है। 6ठी कक्षा तक तो अच्छा था और 7वीं में पिछड़ गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प, वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। अब 8वां क्वेश्चन, ये देखिएगा 8वें क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर जवाब देना है। आत्म संप्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्म संप्रत्यय का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, उसके बारे में जो सही कथन नहीं है उसका चुनाव कीजिए। पहला कथन, व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। दूसरा विकल्प, योग्यता के संबंध में यदि आत्म संप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता उच्चता की ओर होती है। तीसरा है, आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। और चौथा है, परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आत्म संप्रत्यय के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन ये बिल्कुल सत्य है आत्म संप्रत्यय के संदर्भ में, लेकिन जो चौथा कथन है आपका कि परिपक्वता और आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, ये कथन गलत है। मतलब जो परिपक्वता होती है और जो आत्म संप्रत्यय होता है, इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है, और ये क्या कह रहा है? कोई संबंध नहीं है। तो साथियों इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो ही राइट आंसर है। बाकी व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्यय जो उसके अनुसार ही दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करेगा। योग्यता के संबंध में यदि आप आत्म संप्रत्यय ऊंचा रखोगे तो योग्यता भी ऊंचाई की ओर जाएगी। आकांक्षा का स्तर यदि वास्तविक रखोगे तो उसका प्रभाव आत्म संप्रत्यय पर भी धनात्मक रूप से पड़ेगा। इसलिए ये तीनों कथन सही है, लेकिन परिपक्वता और आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता, ये कथन गलत है साथियों, और गलत ये आपको देखना था। 8वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता,
लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में भिन्नता। देखिए, उपलब्धि की बात की जाए तो उसके जो अनुभव होते हैं वो भी उसकी उपलब्धि आती है, रुचियाँ उपलब्धि है, पूर्व निर्देशन उपलब्धि है, लेकिन लिंग में विभिन्नता, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये कोई उपलब्धि थोड़ी होती है कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ किसी लड़के का या किसी लड़की का जन्म हुआ तो क्या वो उपलब्धि होती है? नहीं, वो तो नेचुरल प्रक्रिया है साथियों। इसलिए लिंग में विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो उपलब्धि का प्रतीक नहीं है। दूसरा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह कथन किसका है? वीटी का है, नन का है, स्पीयरमैन का है या विल्प का है? तो साथियों, जो प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित कथन कहे गए हैं कि 50% प्रतिभाशाली बालक मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% प्रतिभाशाली बालक धैर्यवान होते हैं और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। ये कथन वीटी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? वीटी के द्वारा। प्रथम विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो आपके प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किसके द्वारा किया गया? गाल्टन ने, केटल ने, हेलगार्ड ने और बिने ने। उलझा हुआ क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आंसर देकर आप आंसर को गलत कर दोगे। जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि प्रश्न ही इतना शानदार है, यदि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अल्फ्रेड बिने। अब मैं आपको बताऊं साथियों, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन सर्वप्रथम, अब अपन क्या करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसको जानते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को, कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक है फ्रांसिस गाल्टन। तो यहाँ पर हमने फ्रांसिस गाल्टन राइट कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? बुद्धि परीक्षण करके सबसे पहले। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया था सन 1905 में। और इन्होंने एक तत्व का जो सिद्धांत था, एक तत्व का या एक कारक का जो सिद्धांत था बुद्धि का, वो देकर के सबसे पहले कि भाई इसकी बुद्धि इतनी है, उसकी बुद्धि इतनी है, इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किया था बुद्धि परीक्षण करके। तो साथियों, अगर बुद्धि परीक्षण करके पूछा जाए तो फिर आपका बिने ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बुद्धि परीक्षण गाल्टन ने नहीं किया था, बल्कि बिने के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो विकल्प नंबर 14 सही है आपके फिर 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह परीक्षा में अधिक नंबर प्राप्त करता है, जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करके लाता है और कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो जो सृजनात्मक बालक है वो अनुशासन भंग करेगा ही नहीं, ठीक है। अनुशासन, ऐसा नहीं है कि भाई जो अनुशासन भंग करेगा वो ही सृजनात्मक बालक है। आप इसकी पहचान अनुशासन भंग करने से नहीं लगा सकते हो सृजनात्मकता की, तो ये तो गलत हो गया। अब 3 विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा। आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करना, जिज्ञासावश प्रश्न पूछना, परीक्षा में अधिक नंबर प्राप्त करना। तो परीक्षा में अधिक नंबर प्राप्त करना ये तो प्रतिभाशाली बालक की योग्यता है, ये सृजनात्मकता की भी योग्यता है, लेकिन ज़्यादा अधिकतर ये योग्यता प्रतिभाशाली की होती है। मुख्य रूप से जो सृजनात्मक बालक है उसकी जो विशेषता है वो है जिज्ञासावश वो प्रश्न पूछता है। जिज्ञासावश मतलब किसी भी चीज़ को जब आप उसको बताओगे तो और ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है और उसके संदर्भ में और ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछता है। तो साथियों, जिज्ञासावश प्रश्न पूछना सृजनात्मक बालक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है 12वें क्वेश्चन में विकल्पों को देखते हुए। वैसे तो मौलिकता, नवीनता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन ऐसे ज़्यादा गुण होते हैं, बाकी विकल्पों को देखते हुए यहाँ दूसरा विकल्प सही। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पके हुए आमों को देखकर बालक के मुंह में लार आता है, यह सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है और संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत है? बताइए राइट आंसर। पके हुए आमों को देखकर मुंह में लार आना, बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि पके हुए आम देख लिए और बालक को सूझ अचानक आई, अरे यार आम देख के लार आना चाहिए ना अब, तो ऐसा नहीं है। सूझ का सिद्धांत नहीं है,
प्रबलन का काम नहीं किया जा रहा है, प्रयास व त्रुटि नहीं है, बल्कि संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत इसमें लागू हो रहा है। संबद्ध सहज क्रिया का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है वो ही संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत कहलाता है। जैसे भोजन देख करके कुत्ते के मुंह में लार का आना, ये तो होती है स्वाभाविक क्रिया। फिर जब अनुबंधन करा दिया जाता है तो घंटी से भी लार आ जाती है। उसी प्रकार से आमों को देख करके, पके हुए आमों को देख करके बालक के मुंह में लार आना, ये होती है स्वाभाविक क्रिया, जो कि किस सिद्धांत में आएगी? संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत में। 13वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की पूछा है, ठीक है। पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। देखिए, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव मतलब अनुकरण नहीं करता है क्या? करता है अनुकरण, तो ये गलत हो गया। धार्मिकता तो बिल्कुल ही गलत है। पर निर्भरता, पर निर्भरता का मतलब होता है दूसरों पर निर्भरता। तो साथियों, इतना ज़्यादा शैशवावस्था में रहता है बालक दूसरों पर निर्भर, बाल्यावस्था में इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहता है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी है वो है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता का मतलब होता है वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, समूह में रहना, ठीक है। अकेला रहना वो पसंद नहीं करता है। बहिर्मुखी उसका व्यक्तित्व इस अवस्था में हो जाता है और एक निश्चित समूह बना लेता है जिसका वो नेता बनना भी पसंद करता है। साथियों, सामूहिकता की भावना मनोवैज्ञानिक प्रमुख विशेषता मानी जाती है बाल्यावस्था में। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 14 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विकल्प ही ऐसे डाले हैं। किसी शिक्षक को यदि ऐसा लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए और विषय को स्पष्टता के साथ पढ़ाना चाहिए। भाई, इसका आंसर देने वाले अलग अलग मत के लोग होते हैं। अलग अलग मत के कैसे? क्योंकि कोई निश्चित आंसर नहीं है, इसका मानने के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग पहला बताएंगे, कुछ दूसरा बताएंगे, कुछ तीसरा बताएंगे और कुछ चौथा विकल्प सही बताएंगे। एक निश्चित आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे आप खुद एक शिक्षक है, सपोज क्या कीजिए, बनने ही वाले हो, ज़्यादा दिन का टाइम तो है नहीं। तो आपका एक बच्चा है, आपका एक विद्यार्थी है स्कूल में, वो किसी चीज़ को अच्छे से सीख रहा था लेकिन धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ गई। तो देखिएगा साथियों, होता क्या है, शुरू में बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को सीखता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते जाओगे, ज़्यादा टाइम निकलता जाएगा, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो उसके सीखने में स्थिरता आती जाएगी। तो साथियों, इसको आप क्या कहोगे? इसको कहा जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति। स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बालक कभी भी निरंतर एक जैसा नहीं सीखता रहता है। आप खुद जब रीट की तैयारी करने लगे थे तो शुरू में बहुत ही तीव्र गति से आपने ज्ञान को ग्रहण किया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ रही है या नहीं आ रही है, ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है। बाकी आप सभी ने विषय को स्पष्टता के साथ पढ़ाना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तीनों विकल्प लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रथम विकल्प जो बेस्ट है, मतलब थर्ड वाला विकल्प जो है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ये आपका 100% सही आंसर है यहाँ पे। बाकी आप प्रथम विकल्प पे जा सकते हो, दूसरे पे जा सकते हो, चौथे पे जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी थर्ड विकल्प ही रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जा सकते हो कि हाँ सर, इसमें तीसरा ही रहेगा या पहला, दूसरा या चौथा। प्रश्न नंबर 15 में सोच के ऊपर निर्भर करता है, बाकी थर्ड विकल्प 100% सही है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं साथियों। 16वां क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता और बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। तो साथियों, जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्तित्व होता है वो नियमित जीवन भी जीता है और संवेगात्मक रूप से परिपक्व भी रहता है, आत्मविश्वास उसमें रहता है, सहनशील भी होता है, वास्तविकता की वो स्वीकृति देता है, स्वयं मूल्यांकन की वो योग्यता रखता है,
लेकिन बहुत विनीत भी नहीं होता है, स्वयं तक ही सीमित नहीं होता है। ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा है। आंशिक पुनर्बलन, क्वेश्चन क्या है? आंशिक पुनर्बलन। प्रथम विकल्प देखना। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है और वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, जो आंशिक पुनर्बलन, मैंने जब आपको एनसीईआरटी आरबीएससी का कोर्स करवाया था उसमें साफ साफ लिखा था जो आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन से बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो एनसीईआरटी की बुक्स में देख लेना, आरबीएससी की बुक्स में देख लेना, अच्छे से लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है। पुनर्बलन अनुसूची नाम से टॉपिक है आपके उसमें, ठीक है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन साथियों, 18वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो सभी ने पढ़ ही रखा होगा। खोजपूर्ण अधिगम, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो मित्रों, इन्होंने वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति को भी माना है, इन्होंने अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता भी बताई है, खोजपूर्ण अधिगम भी बताए, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जैसी चीज संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने नहीं बताई है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में? विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम कैसी प्रक्रिया है? आसक्तिपूर्ण है, कामना युक्त है, उद्देश्यपूर्ण है या अस्थायी है? तो मित्रों, अधिगम कभी भी अस्थायी प्रक्रिया नहीं होती है। अधिगम कामना युक्त प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते हैं, आसक्तिपूर्ण प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसको उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। साथियों, यहाँ पर जो उद्देश्यपूर्ण है, तीसरा विकल्प वो सही है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। थर्ड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, टॉपिक टू टॉपिक बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक आप कर सकते हो हमें मोटिवेशन देने के लिए। एग्ज़ाम के संबंध में बात करें तो 20 जून को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन आप सभी देख रहे हो। बाकी एग्ज़ाम ज़्यादा आगे नहीं जाएगा और निर्भर इस बात पे करता है कि कोरोना की जो ये सेकंड लहर है ये कितने दिनों तक चलती है, इसका प्रभाव कहाँ तक रहता है। सभी देख रहे होंगे अपने आसपास का माहौल, अपने घर के आसपास का माहौल देख रहे होंगे। तो साथियों, एग्ज़ाम ऐसी स्थिति में कराना कदापि संभव नहीं है। इसलिए आपको तैयारी तो जारी रखनी ही है, यही वो टाइम है। होता क्या है, लगभग 90% लोगों ने तैयारी छोड़ रखी है, 90% लोगों ने, और 10% लोग ही निकलेंगे इसमें से, और वो निकलेंगे जो अब तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, 20वां और अंतिम क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो नई चीज़ों की खोज करना, घूमने की प्रवृत्ति बढ़ना शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में तो व्यक्ति जीवन में कई चीज़ें करता है, घूमने की प्रवृत्ति कहाँ बढ़ेगी। किशोरावस्था में भी नहीं, बल्कि उत्तर बाल्यावस्था में ऐसा होता है। साथियों, सेकंड विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 20 में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हुए। रही बात एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जून में नहीं होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी हो सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में भी बहुत कम चांस है, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, यहाँ तक जाएगा साथियों आपका एग्ज़ाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सोच के तैयारी करो, फिर तैयारी में ढिलाई हो जाती है। हो सकता है जुलाई के लास्ट में हो जाए, अगस्त की स्टार्टिंग में हो जाए, कभी भी हो जाए साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।